क्या होता है जब कुछ वैज्ञानिक जो कि मंगल ग्रह पर रिसर्च के लिए आए हैं, उन्हें मार्स पर एक मिस्टीरियस एलियन लाइफ मिलती है जो कि इंसानों से कई गुना ज्यादा टेक्निकली एडवांस्ड है। अब क्या वे इंसानों के लिए कोई बड़ा खतरा है? चलिए शुरू से जानते हैं इस जबरदस्त कहानी में। कहानी की शुरुआत एक पार्टी से होती है जो कि एक एस्ट्रोनॉट लूक के घर पर अभी चल रही है। दरअसल लूक जल्दी ही मार्स ग्रह पर जाने वाला है, सो इसीलिए उसने एक गैदरिंग पार्टी रखी है। अब इस मार्स मिशन में उसके साथ जिम भी जाने वाला था, मगर उसकी वाइफ की तबीयत खराब होने की वजह से जिम इस मिशन से पीछे हट गया। लेकिन अब जिम की वाइफ की मौत हो चुकी है, सो लूक उसे कहता है कि उसे अब लाइफ में आगे बढ़ना ही होगा। अब यहाँ से 15 महीने गुजर चुके हैं जहाँ लूक अपनी टीम के साथ अब मंगल ग्रह पर है, जहाँ पर वे रिसर्च कर रहे हैं। और इसी रिसर्च के बीच वे पाते हैं कि मंगल ग्रह की एक पहाड़ी एरिया में उन्हें कुछ सफेद आकृतियां दिखाई दी हैं। और चूंकि मार्स सूर्य से काफी दूर है, तो हो सकता है कि ये सफेद आकृतियां जमा हुआ पानी हो। सो लूक की टीम यही जानकारी नासा के मेन बेस पर भेजती हैं, जहां से उन्हें बताया जाता है कि उन्हें खुद ही वहां जाकर पता करना होगा कि क्या वहां सच में पानी ही है। अब चारों एस्ट्रोनॉट सूट्स पहनकर उसी की ओर जाने लगते हैं और वहां पहुंचकर वे पाते हैं कि जो ये हिल जैसा लग रहा है उसके अंदर उनके रेडार के हिसाब से काफी बड़ा एक मेटल का स्ट्रक्चर बना है। और तभी उन्हें उसी स्ट्रक्चर से लो फ्रीक्वेंसी साउंड सुनाई देने लगते हैं, लेकिन सब लोग उसे इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं ये देखने के लिए कि वो क्या है। लेकिन अब उनके उस स्ट्रक्चर के पास जाते ही वो जैसे एक्टिवेट हो जाता है और अचानक से वो मार्स के सभी पत्थरों को अपनी ओर खींचने लगता है। और देखते ही देखते वहाँ एक विशालकाय तूफान आ जाता है जो कि देखने में ऐसा लग रहा था कि वो एस्ट्रोनॉट्स को मारने के लिए ही आ रहा है। और इसी बीच एक एक करके 3 एस्ट्रोनॉट्स वहीं मारे जाते हैं और अब सिर्फ लूक ही बचा था जो कि वहां से बचकर भागने की कोशिश भी करता है, मगर अब आखिर में वो भी तूफान में फंस जाता है। अब काफी देर बाद तूफान शांत होता है, जहां मिट्टी के नीचे से एक एलियन ह्यूमन फेस की आकृति बाहर आती है। यानी कि मंगल ग्रह पर पहले से एलियन जीव रहते आए हैं जिनका कि आज तक भी इंसानों को पता नहीं है। वहीं दूसरी ओर पृथ्वी पर सबको ल्यूक का एक आखिरी मैसेज मिलता है जिसमें वो बताने की कोशिश कर रहा था कि मंगल ग्रह पर किसी प्रकार का विचित्र एलियन जीवन मौजूद है जो कि उन पर अटैक कर रहा है। अब बेस पर सब लोग हैरान थे कि वहाँ क्या हुआ है और ल्यूक का अभी भी कोई अता पता नहीं है। सो जिम कहता है कि उन्हें जल्दी से एक रेस्क्यू टीम को मार्स पर भेजना होगा जो कि बचे हुए एस्ट्रोनॉट्स को ले आए और मार्स पर कौन है इसका पता भी लगा पाए। मगर नासा हेड जिम को टीम में शामिल करने से मना कर देते हैं क्योंकि पहले मार्स मिशन में जिम ने अपनी वाइफ के कारण जाने से मना कर दिया था। लेकिन अब चूंकि जिम की पत्नी इस दुनिया में ही नहीं है, सो वो अब मिशन पर जाना चाहता है और आखिर में नासा हेड उसकी बात मान जाता है। अब यहाँ से 4 और एस्ट्रोनॉट्स की टीम को मार्स पर रेस्क्यू मिशन के लिए भेजा जाता है। इस टीम में है जिम, वुडी की पत्नी टेरी और आखिर में फिल। अब 1 साल बीत जाता है जहां फाइनली मार्स 2 मिशन का शिप मार्स के करीब आ चुका है, जहां से उन्हें मार्स 1 मिशन के लगाए गए कैंप्स की भी इमेजेस मिलने लगती है। यहां उन्हें ऊपर से 3 कब्रें बनी हुई नजर आती हैं, मगर ये कब्रें बनाई किसने? और पहले मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स आए थे, तो चौथा कहाँ गया? सवाल बहुत थे जिनका पता इस टीम को लगाना होगा। अब बेस से उन्हें मार्स पर लैंड करने की परमिशन मिल जाती है, मगर मार्स के ऑर्बिट में जाते ही उनके शिप से काफी सारे माइक्रो मेटेओराइट्स आकर टकराते हैं जिससे फिल का एक हाथ तक जख्मी हो जाता है। अब क्रू को लगता है कि ये छोटा सा टकराव है और वे उसे ठीक करने लगते हैं, मगर अब तक स्पेसशिप का मेन फ्यूल टैंक मेटेओराइट्स के टकराने से काफी डैमेज हो चुका था और एक ही झटके में अब उसमें ब्लास्ट हो जाता है। और पूरे क्रू को अब बचने के लिए शिप से सूट्स पहनकर ही बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन मार्स के ऑर्बिट में ही पहले वाले मार्स मिशन का सप्लाई मॉड्यूल घूम रहा था, तो चारों एस्ट्रोनॉट्स अब उसी के थ्रू मार्स पर लैंड करने का फैसला करते हैं। लेकिन ये मॉड्यूल ऑर्बिट में काफी तेजी से घूम रहा था, तो उसे पकड़ने के लिए किसी तरह से वुडी उसके पास पहुंचता है और उसे सेफ्टी रोप से बांध देता है। मगर इसी बीच वो खुद मॉड्यूल से हटकर मार्स की ओर गिरने लगता है। यहाँ अब सेफ्टी रोप भी उसके पास नहीं थी क्योंकि उससे तो उसने मॉड्यूल को बांध दिया था, यानी कि उसका मरना अब तय है। यहाँ उसकी पत्नी टेरी अपने पति को बचाने के लिए बाकी एस्ट्रोनॉट्स को छोड़कर उसी की ओर जाने लगती है, मगर यहाँ वुडी को भी पता था कि अगर वो उसे बचाने के लिए ज्यादा आगे आई तो वो भी मारी जाएगी। तो वो उसकी जान बचाने के लिए अब खुद का ही हेलमेट उतार देता है और मारा जाता है।
यहाँ टेरी इसे देख बहुत दुखी थी, मगर वो जानती थी कि वुडी ने उसे बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दिया है। तो वो फिर से मॉड्यूल पर आ जाती है और बचे हुए तीनों एस्ट्रोनॉट्स किसी तरह से मार्स के सरफेस पर लैंड करते हैं। अब यहाँ से वे सीधा पहले मिशन वाले बेस पर जाते हैं, जहाँ का स्पेसशिप अभी भी काफी अच्छी हालत में था, यानी कि अब वे इसके इस्तेमाल से वापस से पृथ्वी तक जा सकते हैं। यहाँ जिम अंदर जाता है और पाता है कि शिप का ग्रीन हाउस एरिया काफी अच्छे से काम कर रहा है, जिसमें उगे हुए प्लांट्स काफी बड़े हो चुके हैं। यहाँ जिम अपना हेलमेट अब उतार देता है, लेकिन तभी उसके ऊपर कोई अटैक करता है और ये कोई और नहीं लूक ही था, जो कि पिछले 1 साल से अकेले ही यहाँ पर रहते आया है। और ऐसा हो गया है, यहाँ सब मिलकर उसे संभालते हैं और बताते हैं कि वे उसे ही यहाँ से रेस्क्यू करने आए हैं। जिसके बाद ल्यूक अब फिर से अपनी सेंसेस में आता है। अब ल्यूक यहाँ से अपने पिछले 1 साल की कहानी बताना शुरू करता है कि कैसे उस अटैक के बाद वो बच गया, जिसके बाद उसने पहले बाकी के तीनों एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी को रिचुअल के अनुसार दफनाया और फिर शिप में रहते हुए ही उस अजीब से एलियन स्ट्रक्चर को दूर से ही स्टडी करना शुरू किया। यहाँ से वो उन्हें फिर से वही स्ट्रक्चर दिखाता है, जिसका चेहरा कुछ कुछ इंसानों जैसा लग रहा था, मगर कुछ डिफरेंसेस के साथ। सभी हैरान थे कि क्या इन एलियंस की बॉडी इंसानों जैसे ही दिखती होगी। अब ल्यूक आगे बताता है, जब वे उस स्ट्रक्चर के पास गए थे तब उन्हें वहाँ एक अजीब सा लो फ्रीक्वेंसी साउंड सुनाई दिया था, मगर तब उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। मगर पिछले कई महीनों से ल्यूक इसी साउंड पर रिसर्च कर रहा है, जहाँ उसने पाया कि ये साउंड इंसानी डीएनए का ही एक डायग्राम है, यानी कि एलियन जीवों ने इसे अपने सिग्नेचर के रूप में यहाँ मार्स पर छोड़ा है। अब जिम इसे देख समझ जाता है कि ये कोई सिग्नेचर नहीं है, बल्कि उस अजीब से एलियन स्ट्रक्चर तक जाने का टेस्ट है, और उस साउंड का करेक्ट आंसर देने पर ही वे उस स्ट्रक्चर के अंदर जा सकते हैं। अब सब समझ जाते हैं कि पहली बार चूंकि उन्होंने साउंड को अनदेखा किया और आगे बढ़ने लगे, तो उन सबको खुद पर खतरा समझकर उस स्ट्रक्चर के सिक्योरिटी सिस्टम ने उन पर अटैक कर दिया। तो अगर उन्हें उसके अंदर जाना है तो पहले अपने डीएनए का सबूत देना होगा। अब वे अपनी इस थ्योरी पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो वे अपने डीएनए सैंपल के साथ एक रोवर को भेजते हैं, जो कि सिग्नल्स के थ्रू उनके डीएनए की जानकारी उस स्ट्रक्चर तक ट्रांसमिट करता है। और ऐसा होते ही उसमें से एक दरवाजा खुलने लगता है। अब इसे देख सब लोग खुश थे कि उन्हें अब पता चल जाएगा कि वो कौन सी एडवांस्ड एलियन लाइफ फॉर्म है जिसने ये स्ट्रक्चर बनाया है। अब फिल को शिप पर ही छोड़कर बाकी के तीनों एस्ट्रोनॉट्स उसी में जाने लगते हैं। जिम यहाँ फिल को कहता भी है कि उसे शिप को स्टार्ट रखना है, ताकि अगर उन्हें अंदर कोई खतरा हो या वे वापस ना लौटे तो वो अकेला ही यहाँ से वापस पृथ्वी पर चला जाए। अब तीनों डरते हुए अंदर जाते हैं, जहां अंदर एक बड़ा सफेद हॉलवे था, और दरवाजा बंद होते ही उनका बाहर मौजूद फिल से संपर्क टूट जाता है। अब तीनों अंदर पाते हैं कि अंदर का एटमॉस्फेयर उनकी बॉडी के हिसाब से बदल रहा है, यानी कि वे अब ऑक्सीजन मास्क हटा सकते हैं। अब अंदर फिर से एक दरवाजा खुलता है, जिसके अंदर जाते ही वे खुद को एक बड़े प्रोजेक्शन रूम में पाते हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस लग रही थी। और तभी उसी एलियन लाइफ फॉर्म का एक होलोग्राम उन्हें दिखाई देता है, जो कि अब उन्हें वो सब जानकारियां देने लगता है जिस पर पूरे मानव इतिहास की शुरुआत लिखी थी। वो बताना शुरू करता है कि करोड़ों वर्ष पहले हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ मंगल ही एक ऐसा ग्रह था जिस पर जीवन शुरू हुआ, मगर फिर एक बड़ा मीटेओराइट आकर मार्स से टकराया, जिसके बाद मार्शियन लोगों को अपनी सभ्यता बचाए रखने के लिए दूसरे प्लैनेट्स और दूसरी गैलेक्सीज में जाना पड़ा। और इन्हीं के ग्रुप्स में से एक शिप को पृथ्वी पर भी भेजा गया, जहाँ पर उन्होंने अपने डीएनए के सैंपल्स छोड़े। और उस वक्त तक पृथ्वी पर कोई जीवन पनपा ही नहीं था, यानी कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत ही मार्शियन लोगों ने की थी। और समय के साथ साथ पृथ्वी पर उनका डीएनए इवोल्व होता गया और आखिर में इंसान भी पैदा हुए। मगर पृथ्वी अकेला ऐसा ग्रह नहीं है जहां मार्शियंस ने जीवन पैदा किया। वे इसके अलावा भी कई सारी गैलेक्सीज में गए और वहां अलग अलग जीवन के अनुकूल ग्रहों पर बस गए। अब वो होलोग्राम तीनों से हाथ भी मिलाता है, ये जताने के लिए कि इंसानी प्रजाति उन्हीं का एक हिस्सा है, जिसे कि उन्होंने ही पैदा किया है। अब होलोग्राम गायब हो जाता है और बताया जाता है कि उनके नीचे एक स्पेसशिप है, जो कि उन्हें रियल मार्शियन के प्लेनेट तक ले जाएगा, जो कि यहाँ से बहुत दूर एक दूसरी गैलेक्सी में है। वहीं बाहर से फिल का कोई कांटेक्ट अंदर नहीं हो पा रहा था, तो वो डर जाता है कि कहीं अंदर कोई खतरा ना हो, तो वो वापस से पृथ्वी पर जाने के लिए अपने शिप को शुरू कर देता है। वहीं अंदर तीनों फैसला करते हैं
कि वे दूसरी गैलेक्सी में नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ से ये सारी जानकारी उन्हें पृथ्वी तक पहुँचानी होगी। लेकिन जिम कहता है कि वो अकेला ही उस दूसरे प्लेनेट को देखना चाहता है क्योंकि उसकी पत्नी के मरने के बाद पृथ्वी पर अब उसका कोई नहीं बचा है जिसके लिए वो वापस जाए। तो वो अकेला ही मार्शियंस के उस ग्रह पर जाएगा और बाकी के दोनों एस्ट्रोनॉट्स यहाँ से वापस से पृथ्वी पर जाएंगे जहाँ वे यहाँ की सारी जानकारियाँ उनसे साझा करेंगे। और यहाँ से वे आखिरी समय पर फिल से संपर्क करते हैं और उसे बताते हैं कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स वापस आ रहे हैं और दोनों एस्ट्रोनॉट्स वापस से शिप में फिल के पास जाने लगते हैं। जबकि जिम अब एक लाइट एलिवेटर के जरिए मार्शियन शिप में चला जाता है जहां जिम पाता है कि उसके आसपास अब काफी सारा पानी भर रहा है, लेकिन सरप्राइजिंगली अब वो पानी में भी सांस ले पा रहा था। यानी कि मार्शियंस की नई लाइफ फॉर्म उस दूसरे प्लेनेट पर पानी के नीचे ही रहती है। वहीं स्पेस से बाकी के एस्ट्रोनॉट्स अब देखते हैं कि जिम उस मार्शियन स्पेसशिप के साथ किसी दूर गैलेक्सी की ओर जा रहा है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब ये कहानी बाकी मूवीज से काफी अलग थी जहां एलियंस इंसानों के दुश्मन नहीं थे बल्कि उन्होंने ही इंसानों को पैदा किया। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करते जाएं और ऐसी ही साई-फाई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।